हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन। ये तो इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसा मूवमेंट है जो भाई समाज में सुधार लाना चाहता है। अब सुधार क्यों? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, समाज में कुछ कुरीतियाँ रही होंगी, कुछ कमियाँ रही होंगी, जिनको जो है सुधार करना आवश्यक था। तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे थे जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो है, अब अभी हमने बात की कुछ समाज में कुरीतियाँ रही होंगी। तो समाज में जितना भी अंधविश्वास था या कुछ कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, जाति प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, इन सबको जो है ख़त्म करने के लिए जो है ये जो है समाज सुधार की आवश्यकता थी। इसी तरह जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, उनमें शिक्षा, स्वतंत्रता, अधिकार, ये सब जो है उन्हें दिलवाना जिसकी वो हकदार हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह करवाना या बाल विवाह पर रोक लगाना। शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक था, जिससे लोग जागरूक हों और आत्मनिर्भर बन सके। धार्मिक सुधार किया जाना आवश्यक था, क्योंकि जो धार्मिक जो है अंधविश्वास थे या रूढ़ियाँ थी, उनको ख़त्म करना ज़रूरी था। और अगर हम बोल दें कि भाई तुम्हारे धर्म में ये अंधविश्वास है, ये तुम यहाँ पे अंधविश्वास कर रहे हो, तो कोई मान थोड़ा जाएगा। तो उसे ख़त्म करेंगे कैसे? उसे ख़त्म किया जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण देकर, एक ऐसा तर्क देकर जिस पे लोग विश्वास करें। इसीलिए जो है धार्मिक अंधविश्वास को ख़त्म करना था, किससे? आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना के। इसी के लिए एक लक्ष्य ये भी रहा कि पश्चिमी प्रभाव को लाया जाए। पश्चिमी देशों में जैसे कुछ विचारधाराएं थी या कुछ सिद्धांत है, जैसे मानवतावाद, उन सिद्धांतों को फैलाना, उन्हें अपनाना। अब सबसे जो ज़रूरी रहा है वह है समाज में जागरूकता। अब जागरूकता कैसे? अखबारों से, पत्रिकाओं से, पुस्तिकाओं से, इन सब के माध्यम के ज़रिए जो है जागरूकता फैलाई जा सकती थी। और जो समाज में समस्याएं थी, उनके प्रति सिर्फ जागरूक होना ही इनफ नहीं था, जागरूक होकर उसमें सुधार लाकर अपने अधिकारों की मांग करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं उसके कारण और लक्ष्य रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पूरी एक सीरीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म समाज की। और ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम जानते हैं, तो ये भाई 22 मई को 1772 में राधानगर, बंगाल, हुगली ज़िले में पैदा हुए थे। इनके पिता जो थे रामाकांत या राधा कांतो राव के कह लीजिए। 1803 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया, और उसे ज्वाइन करने के बाद 1814 में जाके जो है वो समाज सुधार में जो है बिज़ी हो गए, उन्होंने काम शुरू कर दिए थे। अब हम कुछ उनकी जो है उनको दी गई पदवियों के बारे में जानते हैं, वो कौन कौन सी थी। जिसमें पहली पदवी थी आधुनिक भारत के पिता या जनक, नव जागरण के अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक और सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। मतलब इतनी सारी अगर उन्हें पदवियाँ मिली हैं, तो उनका जो काम है वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा होगा। इसीलिए हम जो है उनके जीवन के बारे में जानने के प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से हम जान सके कि वो जो है ब्रह्म समाज के सफ़र तक कैसे पहुँचे, और ब्रह्म समाज ने ऐसे क्या सुधार किए समाज में जो काफ़ी ज़्यादा जो है यूनिक हो गए या प्रशंसनीय हो गए। अब जो है हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। वो एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे, और उन्होंने जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन पटना और वाराणसी से पूरी की। इन्होंने जो है तकरीबन जो है अपने जीवन काल में 12 भाषाओं का ज्ञान लिया, जैसे उर्दू, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रू। मतलब एक इंसान को इतनी सारी लैंग्वेजेस आना, तो मतलब वो कितने ज़्यादा ज्ञानी रहे हैं ये पता लगता है। और सिर्फ 15 साल की उम्र में, जहाँ भाई बच्चे खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, वहाँ वो धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। गीता पढ़ चुके थे, पुराण जो है पूरा पुराण पढ़ चुके थे, उपनिषद पढ़ चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हिंदू धर्म की जो है उन्होंने ग्रंथ पढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने कुरान भी पढ़ डाली, बाइबल भी पढ़ डाली, सिर्फ और सिर्फ 15 साल की उम्र में। वो इतने ज्ञानी थे, इतने क्रियोसिटी थी उनमें चीज़ों को जानने की। इसीलिए एट द एंड जो है इन्होंने जब इतनी पढ़ाई की, उन्होंने एक जो है कंक्लूजन निकाला, एक ईश्वरवाद। और इन्होंने विरोध किया किसका? पुरोहितवाद, मूर्तिवाद, अवतारवाद।
अब जो है भाई देखो, हिंदू धर्म में जो है पुरोहितवाद, मूर्तिवाद, अवतारवाद को बहुत माना जाता है, तो इसी वजह से उनका विरोध होना लाजमी था। अब उनका जब इतना विरोध हुआ तो उन्होंने क्या किया, घर को त्याग दिया और नेपाल चले गए। नेपाल में बौद्ध धर्म जो है अपनाया जाता था, तो बौद्ध धर्म का भी ज्ञान ले लिया उन्होंने वहाँ पे जाकर। तो 1803 में जब अभी हमने बात की उनके पिता का देहांत हुआ, तो अब भारत तो आ गए। अब भारत आके क्या करें, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर ली और वहाँ पर जो है वहाँ पे आके जॉन डिग्बी ने उनको जो है वहाँ का दीवान बना दिया। और दीवान बन के जो है अब जो है अंग्रेज़ों के साथ काम किया, तो अंग्रेज़ों के प्रति झुकाव भी बढ़ गया। इसी वजह से जो है अब विश्व ज्ञान अर्जन की इच्छा हो जा गई। पहले तो भाई ग्रंथों तक सीमित थे, ग्रंथों से अन्य जो है धर्मों के ग्रंथों तक आ गए, बौद्ध धर्म का ज्ञान ले लिया। अब जब ब्रिटिशर्स के साथ आए तो अब पूरा विश्व ज्ञान अर्जन करने की इच्छा जागी। अब जब उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया तो बाद में अब उन्होंने सोचा अब हमें जो है समाज में सुधार लाना ही चाहिए। उसके लिए उन्होंने शुरुआत करी सबसे पहले कुछ किताबें लिखकर, जिसमें 1809 में उन्होंने जो है एक किताब लिखी पर्शियन में, तुहफात उल मुवादीन, जिसका अर्थ था एक ईश्वरवादियों का उपहार। उसी में उन्होंने जो है मूर्ति पूजा का सबसे पहले जो कहते हैं खंडन किया, विरोध किया। अब भाई उन्होंने विरोध किया तो उसमें से जो है कुछ तो उनके विरोधी होंगे, कुछ फॉलोअर्स होंगे, तो उन्होंने ये पाया कि मैं जो है अब सुधार कर सकता हूँ और अब जो है मुझे पूरा ध्यान जो है समाज सुधार में रखना चाहिए। इसीलिए जो है 1814 को उन्होंने दीवान की नौकरी को छोड़ दिया और अब जो है पूरी तरीके से वो अपने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को बढ़ाने में आगे लग गए। 1814 से 15 तक आते आते उन्होंने एक आत्मीय सभा खोली, अपनी जॉब छोड़कर उसकी स्थापना की। किसकी हेल्प से? द्वारका नाथ टैगोर की हेल्प से। और वहाँ इन्होंने काम क्या किया? आत्मा की अमरता का सिद्धांत दिया। और किसके आधार पे? उपनिषद के आधार पे आत्मा की अमरता कैसे मिलेगी उसका सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। अब उसके बाद में जो है 1816 तक आते आते उन्होंने एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये आप ज़रूर याद रखें, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की तो दोनों की राजा राम मोहन रॉय ने, पर जो है सोसाइटी उन्होंने पहले ओपन की थी जो 1816 में की थी और कॉलेज जो था 1825 में किया। अब इसी तरह 1817 की बात करें तो जो है डेविड हेयर की हेल्प से ही उन्होंने हिंदू कॉलेज भी ओपन करा दिया, मतलब वेदांत सोसाइटी भी ओपन कर दी, हिंदू कॉलेज भी ओपन कर दिया। और आगे जो है 1820 में एक बुक लिखी जो है परसेप्ट्स ऑफ जीसस, और जिस बुक को जो है लंदन में प्रकाशित कराने के लिए 1823 में जॉन डिग्बी ने इनकी मदद करी। अब 1831 तक आते आते कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना कर दी। एक बंगला किताबों का एक सीरीज़ लगा दिया, जर्नल लिखा, संवाद कौमुदिनी और प्रज्ञा का चांद। अब संवाद कौमुदिनी एक काफ़ी पॉपुलर जो है इनका जर्नल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सती प्रथा का जो है पुरजोर विरोध किया गया और सती प्रथा जो थी इनको काफ़ी अफेक्ट करी। क्यों? क्योंकि जो है इनके बड़े भाई जो थे जगमोहन, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है उनकी भाभी अलका मंजरी को उनके आंखों के सामने सती कर दिया गया। तो इसी वजह से जो है इन्होंने जो है संवाद कौमुदिनी लिखी और सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया और आगे चल के जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर सती प्रथा को पूरी तरह से बैन करवा देंगे। तब तक के लिए हम बात करते हैं 1822 की। 1822 तक में आते आते इन्होंने काफ़ी सारे और वर्क्स करे, जैसे फ़ारसी में एक अखबार लिखा मिरातुल अखबार, एक पत्र लिखा वेद मंदिर, और इंग्लिश में भी पत्रिका लिखी ब्रह्मोनिकल। और फिर वही बात जो है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी और एट द एंड 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। जहां हम अभी पहले बात कर रहे थे आत्मीय सभा की, आत्मीय सभा में तो आत्मा की अमरता का सिद्धांत दे दिया उन्होंने उपनिषद के आधार पे, पर जो ब्रह्म समाज था उसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का खंडन करना, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितों का खंडन। अब इस खंडन को करने के लिए भाई उन्होंने क्या मेथड अपनाया, कैसे भाई खंडन करेंगे। तो हर जो है शनिवार को कुछ मेंबर्स बैठते थे और इन कुप्रथाओं पर भाई विचार विमर्श करते थे कि क्या इनसे दिक्कत परेशानियां होती हैं, इनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, तो इन सब पे विचार करते थे। और जब ये मीटिंग ख़त्म होती थी तो वो पूरे हफ्ते का एक गोल रखते थे कि हमें ये करना है, और फिर जो है नेक्स्ट सैटरडे वो फिर से मिला करते थे और डिस्कस किया करते थे हमने पूरे हफ्ते ये काम किया, इससे ये जो है रिजल्ट
निकल के आया और बेटर रिजल्ट के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, और अभी जो हम करके आए हैं उससे क्या और प्रॉब्लम्स जन्म रही हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल डिस्कशन करते 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 वो हर वीक जो है अपना गोल लेके जो है समाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को जागरूकता दे रहे थे। अब वही जो बात अभी मैंने बोली थी, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो है उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, वो किया था उन्होंने 1829 में। अब बात आती है जब मुग़ल सम्राट थे उस समय पे जो अकबर सेकंड, उन्होंने जो है इन्हें राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा। जब वो इंग्लैंड गए तो विलियम फोर्ड से मिले और वहाँ पे 3 साल रहे, और वहाँ पे 3 साल रहने के बाद जो है इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है 27 सितंबर 1833 में। अब मरने से पहले जो है वो जब गए थे बेसिकली इंग्लैंड, तो उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की बागडोर 2 लोगों के हाथों में सौंपी थी, जो थे द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। तो अब हम बात करते हैं द्वारिकानाथ टैगोर की कि आगे जो है इन्होंने किस तरीके से ब्रह्म समाज को लीड किया। तो अब हम इनकी जीवन के बारे में जानते हैं कि ये जो है इनका जन्म हुआ था 1794 में। ये जो है मैकिन्टॉश कंपनी के साथ में जो है काम करते थे और नील और रेशम का व्यापार इन्होंने शुरू किया था। अब जब इस कंपनी से इन्होंने जो भी कमाया ना उसको जमा करके इन्होंने जो है अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अब अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करने के बाद ना इन्होंने क्या किया, जो एक बैरिस्टर था फर्गुसन सुप्रीम कोर्ट का, उसके जो है उससे लॉ की जानकारी ली, और लॉ की जानकारी लेने के बाद जो बंगाल और बिहार के जितने भी ज़मींदार थे उनको जो है दावपेच सिखाए, कानूनी दावपेच सिखाया उन्होंने, और उससे पैसा कमाया। अब मतलब अपना बिजनेस से भी पैसा कमाया और ज़मींदारों से भी कमाया, और उससे क्या किया इन्होंने जो है शेयर खरीद लिए, इस कंपनी के शेयर्स खरीदे और इसे भी मुनाफे पे बेच दिया। तो मतलब उन्होंने पैसे से पैसा खूब बनाया, और इससे उन्होंने ओवरऑल क्या किया, एक बैंकिंग सिस्टम डेवलप कर दिया जहाँ पे वो ज़मींदारों से पैसा लिया और गरीबों को बांटा, गरीबों को दिया। तो एक इंडियन बैंक ऑफ बंगाल बनाया, और उसके बाद में भी वो वहाँ तक थमे नहीं, उन्होंने जो है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया और 24 परगना की जो है ज़मीन पे कलेक्टर का पूरा दीवान बन गए, बेसिकली पूरे वहाँ के दीवान बन गए। इसी वजह से जो है अंग्रेज़ों के प्रति झुकाव इनका और बढ़ गया। और 1833 तक आते आते जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, तो उसी वर्ष जब उन्होंने अपना स्वतंत्र व्यापार जो है कार टैगोर की स्थापना की थी, उन्होंने क्या किया, जितना भी उनके पास पैसा जमा था ना, अब क्योंकि सोशल रिफॉर्म करने हैं उनको, अब बिज़नेस में वो कब तक रहेंगे, उन्हें अगर समाज सुधार करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने बिज़नेस से क्या किया, जितना भी पैसा कमाया था अब उसकी इन्वेस्टमेंट जो है लैंड के फॉर्म में करनी शुरू कर दी। और स्पेशली जो है फोर्ट विलियम के पास में जो नज़दीकी ज़मीन थी शिथाला, उस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। कोयले की खानों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया रानीगंज में, और चीनी की मिल्स खोल दी। और ओवरऑल और उन्होंने क्या किया, स्कूल्स हॉस्पिटल्स खोल दिए। तो उन्होंने रिफॉर्म वर्क शुरू कर दिया। तो 1842 में जो रानी विक्टोरिया थी उनके आमंत्रण पे वो लंदन गए, और वहाँ जाके उन्होंने रानी विक्टोरिया को टाइटल दिया प्रिंस द्वारिका का नाम दिया। और ना ये वो समय था जब ना भारतीयों में एक अंधविश्वास था कि जो भी समुद्र पार करके जाएगा ना वो या तो मर जाएगा या तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। तो राजा राम मोहन रॉय भी जब वो इंग्लैंड गए तो वहाँ पे वो 3 साल रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये लोगों को और भी ज़्यादा विश्वास होने लगा कि हाँ ये बात तो सच है। बट पहली बार जो है वो वापस आ गए, जो द्वारकानाथ टैगोर थे वो वापस आ गए। तो ये अंधविश्वास ऑटोमेटिकली टूट गया, और लोग भी जो हैं अब इससे डर से बाहर आने लगे, और उन्हें एक तर्क मिल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और 1844 में वो फिर से लंदन चले गए, और लंदन गए थे वो, वहाँ पे जो है छात्र हैं उनको शिक्षा दिलाने गए थे, डॉक्टरेट की शिक्षा दिलाने गए। अब वो 1846 में भी जो है फाइनली क्या हुआ, लंदन में उनकी मृत्यु हुई थी केसल ग्रीन में। और अब इतना रिफॉर्म जब इन्होंने किया ना तो ऑब्वियसली बात है बहुत पैसा लगना था, और भाई इतना इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चला, तो उन पे जो है 30 लाख का कर्जा जो है रह गया। पर मृत्यु के बाद अब ये कर्जा कौन चुकाएगा, तो ये कर्जा जो है उन्हीं के बेटे जो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर चुकाएंगे। तो अब हम बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो 17 साल की उम्र में ही उन्होंने राय नारायण की पुत्री शारदा देवी, जो कि खुद 7 साल की थी उस समय पे, उनसे विवाह कर लिया। इतनी छोटी उम्र में शादी करने के बावजूद भी उन्होंने बचपन में जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़े, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने पढ़े थे।
कॉलेज तक आते आते कुछ विदेशी फिलोसफर्स के बारे में भी जानना शुरू करा, और एट द एंड इसीलिए आते हुए तत्व रंजनी सभा उन्होंने खोली, जिसमें उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के रहस्य के बारे में जाना। और 1839 तक आते आते इसका नाम बदल के तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया, और तत्वबोधिनी पत्रिका शुरू की गई बंगाली में। ये पत्रिका ऐसी थी जो बेसिकली मासिक थी, मतलब महीने में एक बार ही आती थी। और किन किन की हेल्प से ये जो है तत्वबोधिनी की पत्रिका शुरू की गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त और राजेंद्र लाल मिश्र। अब 1840 तक आते आते तत्वबोधिनी स्कूल भी ओपन कर दिया उन्होंने, और 21 दिसंबर 1843 तक आते आते ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करके ब्रह्म धर्म नामक पुस्तिका निकाली और ब्रह्म की उपासना का सिद्धांत दिया। 1851 तक आते आते अंग्रेजों की शिक्षा में इतनी रुचि देखकर जो है अंग्रेजी शिक्षा में रुचि देखकर इन्हें फर्स्ट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। कहाँ का? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। और एट द एंड जो है एक ईसाई थे अलेक्जेंडर डफ, उनके द्वारा जो है भारतीय संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार का इन्होंने जो है काफ़ी प्रबल विरोध किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है अपोज उन्हें किया। और 1905 तक आते आते इनकी मृत्यु हो जाती है। पर उससे पहले क्या होता है, 1857 में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बना दिया था। अब हम बात करें केशव चंद्र सेन की, उससे पहले हम बात करेंगे पंडित रामचंद्र विद्यावागीश, क्योंकि हमने बात की थी जब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की बागडोर दी थी तो उन्होंने 2 लोगों को दी थी, जिसमें से दूसरे व्यक्ति थे पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेशल वर्क जो है इनका वेद और पुराण को संस्कृत से बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और इन्होंने पहली जो है बंगाली भाषा की डिक्शनरी को क्रिएट किया 1817 में। अब हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन की, जिनका जन्म 1838 में हुआ और मृत्यु 1884 में हुई। अब जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, तब एक हिस्टोरियन थे मैक्स मूलर, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के श्रेष्ठतम पुत्रों जो थे उसको हमने खो दिया। तो भाई बात यही रही ना कि भाई इनका भी जो है योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है, इसी वजह से जो है ऐसा बोला गया। तो ख़ास बात क्या थी? ख़ास बात ये थी कि भाई बेशक जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की हो, पर वो सिर्फ बंगाल तक सीमित था, और इसका प्रचार प्रसार का श्रेय जो है केशव चंद्र सेन को जाता है, जिन्होंने 65 ब्रांचेस ओपन कर दी थी। महाराष्ट्र के जो है प्रार्थना समाज तक, पंजाब तक, इवन मद्रास में वेद समाज तक, जो इनके ही सपोर्ट से बना था। इन्होंने जो है 1861 में यहाँ तक की एक पत्रिका निकाली, इंडियन मिरर, जो इंग्लिश की फर्स्ट इंडियन की दैनिक संपादन था, मतलब डेली उसका जो है संपादन होता था और इंग्लिश में थी, और फर्स्ट इंडियन ने इंग्लिश में जो है दैनिक संपादन पत्रिका दी थी, जिसका नाम था इंडियन मिरर। यहाँ पर जो है अब क्या हुआ, आगे चल के जो है देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने पे काम कर रहे थे। जैसे हमने देखा था जो ब्रह्म समाज था उसका उद्देश्य क्या था, हमने क्या बात की थी, जब अभी बात की थी हमने राजा राम मोहन ने क्या उद्देश्य रखे थे भाई, मूर्तिवाद का खंडन करना है ना, एक ईश्वरवाद का खंडन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने इसका उद्देश्य बनाया था। अवतारवाद, बहुवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, मूर्तिवाद, इन सब का खंडन करना, मतलब एक तरह से हिंदू धर्म का सुधार करना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीमा कहाँ तक थी, सिर्फ हिंदू धर्म तक एक सीमा बनी रही। पर जो केशव चंद्र सेन थे वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो सभी धर्मों के, चाहे वो ईसाई हो, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, उन सब के कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। अब भाई इसी वजह से हो गया इनमें क्लैश, और 1865 तक आते आते देवेंद्रनाथ जी ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया कि भाई वो मान नहीं रहे हैं और दोनों में क्लैश हो रहा है। अब उन्हें हटा दिया तो भाई ब्रह्म समाज 2 हिस्सों में बट गया 1865 में। एक तो ब्रह्म समाज जो द्वारकानाथ टैगोर चला रहे हैं, दूसरा आदि ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन चला रहे हैं, जिसको 1872 में केशव चंद्र सेन ने खुद नाम दिया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और उसमें नारा दिया ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। 1870 तक आते आते लंदन में 70 से भी ज़्यादा व्याख्यान उन्होंने 6 महीने तक उन्होंने दिए,
और 1872 तक आते आते जो है ब्रह्म विवाह एक्ट 1872 उन्होंने पास करवाया, जिसमें था बाल विवाह पर रोक और बहुपत्नी विवाह पर रोक। पर हुआ क्या, एक्चुअल प्रॉब्लम हुई क्या कि उन्होंने जो है अपनी अल्पवयस्क पुत्री जो थी उसका विवाह कूच के बिहार के राजा से करा दिया 1878 तक आते आते। तो अब ऑब्वियसली बात है, लोग फिर इस बात पे तो गुस्सा करेंगे ही ना। आप खुद तो भाई ब्रह्म विवाह एक्ट लाकर हमारे जो है धर्म में बाल विवाह जो है बहुपत्नी विवाह उस पर आप रोक लगा रहे हो और फिर आप खुद ऐसे करा रहे हो। तो यही एक कारण था जो आदि ब्रह्म समाज को विभाजित कर देता है और हिस्सों में। जहाँ अभी हम बात कर रहे थे ब्रह्म समाज टूटा आदि ब्रह्म समाज में, अब आदि ब्रह्म समाज भी टूटता है साधारण ब्रह्म समाज में। पर हम बात करते हैं, ठीक है उन्होंने ब्रह्म विवाह एक्ट पास करवाया, उसको वो खुद फॉलो नहीं किए, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने और कोई रिफॉर्म नहीं किया। उन्होंने जो है स्त्री शिक्षा पे, पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी, संगत सभा बनाई, शुभ समाचार निकाला। तो इन्होंने इतने सारे काम किए। अब हम बात करते हैं साधारण ब्रह्म समाज जो है 1878 में बना। तो इसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। और इसके और भी जो हैं सहयोगी थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अब इनकी क्या खास बात थी साधारण ब्रह्म समाज की? जैसे हमने नॉर्मल ब्रह्म समाज की बात की थी, तो उन्होंने एक तरह से आप एसेंस में बोले तो हिंदू धर्म की जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। हम अगर जो है इधर बात करते हैं आदि ब्रह्म समाज की, तो आदि ब्रह्म समाज ने सभी धर्मों की कुरीतियों को ख़त्म करने की कोशिश की। वहीं अगर हम बात करते हैं साधारण ब्रह्म समाज की, तो उन्होंने जो है शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई सारी पत्रिकाएं निकाली। इन्होंने शिक्षा पर बल दिया सबसे ज़्यादा। अब जो है उसके लिए जो पत्रिकाएं निकाली उसमें पूरी एक सीरीज़ है, जैसे तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू, प्रवेश, इस तरीके से काफ़ी सारी जो हैं इन्होंने पत्रिकाएं निकाली। तो एट द एंड हम बात करते हैं, चाहे ब्रह्म समाज के कितने ही विभाजन हुए हों, पर उनका योगदान समाज में क्या था? तो भाई सिंपल सा, अवतारवाद का खंडन, आइडल वर्शिप पर विश्वास, कास्ट सिस्टम की आलोचना और भारतीय समाज में सुधार पर बल और स्त्री शिक्षा पर बल, ये सारे जो है पॉइंट हैं जिसमें हम कहते हैं ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हम राजा राम मोहन रॉय को भी बहुत मानते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे समाज की, जो है वेद समाज, जो बेसिकली दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है वो ब्रह्म समाज की तरह ही, बस हम दक्षिण के भारत का ब्रह्म समाज बोल देते हैं, जिसे हम वेद समाज कहते हैं। तो ये 1864 में मद्रास में के श्रीधरायलु नायडू ने इसे संस्थापित किया। अब कैसे किया? केशव चंद्र के प्रयासों से, ठीक है। जिसके अन्य सदस्य कौन थे? वी राजगोपालाचार्युलू और पी सबरल चेट्टी। अब बात यह है कि जो ब्रह्म समाज है इसके काम तो सारे वही रहेंगे जो ब्रह्म समाज में किए जाते थे या जो उसने योगदान दिया, पर अब उसमें क्या हो गया, उसमें जो है खास बात यहाँ ये आ गई, जितनी भी ब्रह्म समाज में पढ़ी जाने वाली किताबें थी उनको तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि भाई ये दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है ना, इसीलिए। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे और अन्य समाजों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सुधार जो है मतलब समाज में सुधार लाने में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रार्थना समाज की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।